सेमिनार, ये जो स्पेशल सेमिनार खास करके हमने बनाई है फॉर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ताकि हम सबको पता चले कि गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लॉन्च की है, रीडेवलपमेंट के बारे में, सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है, सोसाइटी मैनेजमेंट के बारे में। वी हैव ऑलरेडी आई एम श्योर आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे LA 151 के चेयरमैन मिस्टर गुरमीत सिंह गुजराल, राइट, जो हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं। And we have Mrs. Vasant Sena, who is the secretary of the LM 51 to 55. And we also have along with her one of the third speaker, Mr. Partha Sathi, जो advocate है, who will also explain to us about the part of redevelopment, right? Before we go further, right, I think सबसे important चीज़ें हैं कि आप सबको पता होगा कुछ टाइम पहले, इनफैक्ट ये सेमिनार होने वाला था 9 तारीख को, पर वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एक ऐसा हो गया था जिसके वजह से हमें ये पोस्टपोन करना पड़ा। हमारे जो मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के चेयरमैन मिस्टर अभिषेक गोसालकर, राइट, जो एक्सपायर होकर जिसको शॉट किया गया था, राइट, उसके हत्या की वजह से ईश्वर, तो ये बहुत बड़ी एक दुखद घटना थी। मिस्टर गोसालकर एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल एंड हम्बल इंसान थे। जहाँ तक हमने उनसे इंटरेक्शन किया हुआ था, ही वॉज वन ऑफ द पर्सन विच वॉज वेरी डाउन टू अर्थ। Now I will request Mr. Gurmeet Singh Gujral. नमस्कार। जैसे कि मनोज जी ने आपको बताया है, हमारे ये LAM लोकल एरिया मेंबर्स वार्ड नंबर 151 टू 155 एंड इन शॉर्ट यू कैन से चेंबूर ईस्ट वार्ड, जो M वार्ड बोला जाता है, वहां की सारी सोसाइटीज को हमने एक फेडरेशन के अंदर लेके, जो मुंबई डिस्ट्रिक्ट सबर्बन फेडरेशन है, उसका एक पार्ट बनाया है एंड विच इज ऑल्सो मैंडेटरी इन कोऑपरेटिव एक्ट एज पर द सर्कुलर इश्यू बाय कोऑपरेटिव कमिश्नर डेटेड 4 मई 2023। ये सर्कुलर के बारे में हमने पहले भी आपसे, पहले जो हमारी 2-3 मीटिंग्स हुई है उसके बारे में हमने आपको बताया है, तो वो सर्कुलर की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज सीधा डायरेक्टली जंप करते हैं हम अब आज के एजेंडा पर। ठीक है, आज के एजेंडा में जैसे आप लोगों को व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में सर्कुलर किया गया था कि हमारे काफी हॉट टॉपिक्स हैं। रीडेवलपमेंट, जो आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपको रीडेवलपमेंट कैसे करना है, बिल्डर अपॉइंटमेंट करना है या सेल्फ रीडेवलपमेंट करना है, डीम कन्वेंस का क्या मतलब है और वो कितना जरूरी है। ठीक है, आप अपने लैंड के ओनर बनना है, डीम कन्वेंस करके कैसे करना है। आपको पता होगा रिसेंटली हमारे महाराष्ट्र सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी का एमनेस्टी स्कीम निकाला है, जो बहुत बढ़िया स्कीम है। अभी फरवरी में उसका फर्स्ट फेज एंड हो रहा है। जनवरी लास्ट डेट था उसका, बट 1 महीने का एक्सटेंशन मिलके अभी फरवरी में उसका फर्स्ट फेज खत्म होगा, जिसमें 1980 के बाद और 2000 के पहले अगर आपने कोई एग्रीमेंट रजिस्टर किया है और उसमें स्टैंप ड्यूटी नहीं भरी है, तो 1 लाख के अंदर अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी आती है तो टोटल आपको माफ की जा रही है। कितनी बढ़िया स्कीम है। ठीक है, तो आपको अभी चांस मिल रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स रेगुलराइज करने का। बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे एक एक एजेंडा के ऊपर हम। और एक एजेंडा है जनरल मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो मैं अभी आपके सामने ये एजेंडा लूंगा, जो उसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं सामने आ जाता हूं। जनरल मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी, देखिए आज की तारीख में सोसाइटी के कंप्लायंसेस जो है 100% डिजिटल हो गए हैं और इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं। नए नए जो अमेंडमेंट्स आते हैं, सर्कुलर आते हैं, उसके अंदर आपको कंप्लायंसेस करने के लिए बोला गया है, ये भी कीजिए, ये भी मेंटेन कीजिए, ये भी रजिस्टर रखिए, और नहीं करने पे उसमें पेनल्टीज है, फाइन्स है, कमेटी को बर्खास्त कर दिया जाता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है और बहुत सारे हैं। अरे बर्खास्त से मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। अब अगर आप चेयरमैन हैं किसी सोसाइटी के और अगर आप कंप्लायंसेस नहीं कर रहे हैं और अगर आपकी कंप्लेन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाती है और सेक्शन 75 के तहत आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कमेटी से, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि आप आने वाले 5 साल तक किसी भी कोऑपरेटिव सेक्शन में काम नहीं कर सकते।
केवल अपनी सोसाइटी में नहीं, आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जहां कोऑपरेटिव सेक्टर है वहां नहीं। अगर एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि एक बैंक मैनेजर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और वो कोऑपरेटिव बैंक है ना, अब वो कोऑपरेटिव सेक्शन में मैनेजर है तो उसको वहां से भी 5 साल के लिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। आप समझ रहे हैं इसका क्या कारण? अगर एक कोऑपरेटिव सेक्शन में आप फॉल्ट होते हैं और आप फोर्सेबली बाय लॉ डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप 5 साल तक किसी भी कोऑपरेटिव सेक्शन में काम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। तो इस तरीके से मैं आपको एक सीरियसनेस बताना चाहता हूं कि कंप्लायंसेस कितने जरूरी है, और कंप्लायंसेस हर कोई करना चाहता है, जानबूझ के कंप्लायंसेस कोई नहीं तोड़ता है। अगर आपने पोस्ट ली है, आपने जिम्मेदारी ली है अपनी सोसाइटी की, तो आप चाहते हैं कि आप सोसाइटी से अच्छा चलाएं, ठीक है। मकसद सबका सही होता है, प्रॉब्लम कहां आती है कि आपको जानकारी नहीं है। सोसाइटी के कंप्लायंसेस करने क्या है पता नहीं, ड्यू डेट कौन सी चीज की कब आनी है पता नहीं, कैसे करना है, लॉ क्या बोलता है पता नहीं, तो वो सीखना जरूरी है। अगर वो चीज आपको पता है तो आप उसको 100% करेंगे ही करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं, ठीक है। तो आज हम एक जनरल कंप्लायंसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। जनरल कंप्लायंसेस में एक सबसे पहले हम चेकलिस्ट लेते हैं। अभी आपका जैसे ईयर एंड होने वाला है, 31 मार्च 24 को आपका एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आपका ऑडिट होगा, अकाउंट्स फाइनलाइजेशन होने के बाद। आप देखें ऑडिट में आपको ग्रेड देते हैं ऑडिटर, ए बी सी, सोसाइटी को ग्रेड देते हैं ना ऑडिट में कि ये सोसाइटी ए ग्रेड की है, ये सोसाइटी बी ग्रेड की है, ये सोसाइटी सी ग्रेड की है। तो ग्रेड किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ग्रेड डिपेंड करते हैं कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपने किस तरीके से सोसाइटी को रन किया है, ठीक है। कंप्लायंसेस क्या है, क्या क्या आपने स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस या बाकी जनरल कंप्लायंसेस किए हैं अपने बिल्डिंग के। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मार्च डेट निकल गई, मार्च आगे चला गया, और आपका जब अकाउंट्स फाइनल हो रहा है और ऑडिट हो रहा है, आपको पता चलता है कि पिछले साल आपने ये नहीं किया, और फिर आप तब जाके अप्रैल महीने में वो करते हो, तो वो कंप्लायंसेस नेक्स्ट ईयर के लिए आपका प्रॉपर रहेगा, बट प्रीवियस ईयर्स में वो आपके ऑडिट रिमार्क्स में आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का ऑडिट आपका नेगेटिव हो गया, उतने हद तक नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो आज ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि करीबन सिर्फ 1 महीना बाकी है हमारे पास ये फाइनेंशियल ईयर का, और मैं चाहता हूं कि हमारे चेंबूर की जितनी भी सोसाइटीज हैं वो 31 मार्च के पहले सारे कंप्लायंसेस कर ले, 1 महीना है, ठीक है, ताकि आपकी जब अप्रैल मई में ऑडिट होगा, अकाउंट्स फाइनलाइजेशन होगा, तो मैं चाहता हूं आपकी ऑडिट रिपोर्ट में आपका ऑडिटर जो है वो 0 रिमार्क दे और आपको ए ग्रेड दे, ठीक है। तो आज हमारा एजेंडा जो अभी चल रहा है वो इसी के ऊपर है कि आपने 31 मार्च के पहले एज अ सोसाइटी ऑफिस बेरर्स, एज अ मैनेजिंग कमिटी मेंबर, और नहीं तो अगर आप जनरल रेसिडेंस है, शेयर होल्डर है, तो आप अपने मैनेजिंग कमिटी को जाके बता सकते हो कि हमने मीटिंग अटेंड की थी एलएएम की, उसमें हमें पता चला है कि ये कंप्लायंसेस करने हैं, क्या आपने किए हैं। आप अपने जाके कमिटी को पूछ सकते हो, या खुद कमिटी में है तो आप अपने आप से पूछ सकते हो, और नहीं तो उनको मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि कंप्लीट कीजिए आने वाले 1 महीने में, और ऑडिट रिमार्क से बचिए और ए ग्रेड पे आइए। मैं चाहता हूं चेंबूर की सारी सोसाइटीज ए ग्रेड में रहे, ताकि हम अपने एम वार्ड का एलएएम के जरिए पूरे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव में हम अपना एक सैंपल जो है वो छोड़ सके, एक छाप छोड़ सके कि हमारे चेंबूर में इस तरीके का काम हुआ है। तो आप सबके पास एक पेपर आया होगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे, चेक लिस्ट करके एक आपको मिला है पेपर, सबके पास है? जब देखिए शायद जिसके पास नहीं है उनको दे दीजिए। सबके पास है? नहीं तो रजिस्ट्रेशन से वहां से ले लीजिए, काउंटर से। आप बैठ रहिए, आपको आके दे देंगे, आपको हम आप सीट पे आके दे देंगे।
लास्ट मोमेंट चेकलिस्ट। ठीक है, ये लास्ट मोमेंट चेकलिस्ट में कुछ 40 पॉइंट जो हैं वो हमने निकाले हैं। ये 40 पॉइंट आपको वापस जाकर के अपने सोसाइटी में अपने मैनेजर की हेल्प लेके सोसाइटी के और अपने सारे अकाउंटेंट की या अपने ऑडिटर की हेल्प लेके मार्च के पहले कंप्लीट करने हैं। ओके, हम एक एक करके पॉइंट की चर्चा करेंगे। यहां पर पहला पॉइंट है डिपॉजिट ऑफ सिंकिंग फंड्स। बहुत छोटा महेश आपने टाइप किया है ना। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं, ये सुनील कोरे जी हैं, महासेवा से आए हैं, फेडरेशन के मेंबर हैं। ये महेश जी गुजराल एसोसिएट्स में एक मैनेजर का रोल अदा करते हैं एंड सीनियर अकाउंटेंट है। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ सिंकिंग फंड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट, बहुत छोटा लिखा ना, मेरा उसका चश्मे का नंबर बढ़ गया शायद। ठीक है, ये डिपॉजिट ऑफ फंड्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं। आप एक एक पॉइंट फिर पढ़ते जाना, मैं देखते जाऊंगा। ठीक है, ये सेकंड पेज आप ले लीजिए। आपको पता है कि आप जो मंथली बिल के अंदर जो फंड्स चार्ज करते हैं मेंबर्स को, सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड या और कोई भी एक स्पेसिफिक फंड आप चार्ज करते हो, ठीक है, तो वो सारा पैसा आप रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर थ्रू द अकाउंटिंग एंट्री, और वो पैसा आप यूज नहीं कर सकते हो। जनरल डे टू डे मेंटेनेंस में वो पैसा यूज करने का नहीं है। हर एक फंड्स को यूज करने के लिए अपने अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। डिटेल चर्चा बाद में करेंगे हर एक फंड का, जब भी हम एक नेक्स्ट मीटिंग में हम टॉपिक लेंगे मेंटेनेंस स्प्लिट अप ऑफ द सोसाइटीज। ठीक है, तो जिसमें हम एक एक बिल इनकम के ऊपर चर्चा करेंगे कि वो क्या होता है, कैसे होता है। अब हमारा चेकलिस्ट में सिर्फ इतना आपको समझने की जरूरत है कि जितने भी आपके रिजर्व्स हैं, अनयूटिलाइज्ड रिजर्व्स हैं, जो आपने मेंबर से कलेक्ट किए हैं और उसके ऊपर सामने उसका खर्चा नहीं किया है, जैसा सिंकिंग फंड आपने कलेक्ट किया है, लेकिन सिंकिंग फंड कहां यूज करना है, स्ट्रक्चरल रिपेयर में, आपका स्ट्रक्चरल रिपेयर नहीं हुआ तो वो पैसा आपके पास पड़ा है। मेजर रिपेयर फंड्स आपने कलेक्ट किए हैं बिल में, कंपलसरी सेक्शन 67 के हिसाब से आपको कलेक्ट करना है 3 टाइम्स ऑफ द सिंकिंग फंड, दैट इज 0.75% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर एनम। वो पैसा आपने कलेक्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी कोई मेजर रिपेयर हुई नहीं है बिल्डिंग में, तो वो पैसा आप डे टू डे रेकरिंग में नहीं खर्चा कर सकते हैं, तो वो आपके पास अनयूटिलाइज्ड फंड पड़ा है। ठीक है, कोई आपको ट्रांसफर के पैसे आते हैं 25-25 हजार रुपए, या कोई आप एक स्पेसिफिक मकसद से या पेंटिंग करवाना है बिल्डिंग का, रोड रिपेयर करवाना है, टेरेस रिपेयर करवाना है ना, या रीडेवलपमेंट के लिए या किसी भी चीज के लिए या डीम कन्वेंस के लिए आप मेंबर से पैसा कलेक्ट करते हो। वो पैसा आप दूसरे डे टू डे रिपेयरिंग वर्किंग में नहीं यूज कर सकती है, तो वो आपके पास अनयूटिलाइज अनकंज्यूम फंड पड़ा है। तो ये सारे फंड्स का 31 मार्च से पहले आपने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करना है। दिस इज मैंडेटरी एज पर बायलॉस नंबर 15, आप ध्यान दे लेना। ठीक है, ये सारे पैसे, अगर ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में भी पड़े हैं, तो दैट कंप्लायंस इज नॉट एज पर लॉ। ठीक है, वो आपको ऑडिट रिपोर्ट में रिमार्क आ जाएगा। इवन बैंक में सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में बैलेंस होने के बावजूद भी आपको ऑडिट में वो पॉइंट दिक्कत देगा। उसको स्पेशल एफडी में लेना है एंड विथ ई मार्क। ई मार्क मीन्स अगर सिंकिंग फंड में आपका 5 लाख रुपया पड़ा है तो 5 लाख की एफडीज और एफडी के ऊपर सिंकिंग फंड लिख के उसका रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। आपके रिपेयर फंड में अगर 4 लाख रुपया पड़ा है तो 4 लाख रुपए की अलग से एफडी विथ एफडी नंबर एंड ई मार्क्ड ऑन द एफडी विथ अ सपोर्टिंग रेजोल्यूशन। समझ रहे? तो ही ऑडिटर आपका सेटिस्फाइड होगा। अगर आपका सिंकिंग फंड 5 लाख और रिपेयर फंड 4 लाख 9 लाख है,
9 लाख की एफडी है, और अगर वो ई मार्क नहीं है कि वो कौन से फंड के अगेंस्ट है, तो वो ऑडिट कंप्लायंसेस नहीं होगा, तो ये समझ जाएगा कि वो जनरल एफडी है और आपने सिंकिंग फंड की कोई एफडी नहीं की हुई है। अंडरस्टूड? तो ये सबसे पहले, अगर ये एफडी आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में करोगे तो एज ऑन 31 मार्च आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें वो एफडी नहीं दिखने वाली है, तो वो ऑडिट में आपको ऑडिट रिपोर्ट में दिक्कत देगी, ऑडिट में नेगेटिव रिमार्क आ जाएगा और आपका ऑडिट ग्रेड जो है डाउन होगा। क्लियर? इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? अब आपने जाके अकाउंटेंट से पूछोगे जो आपकी बैलेंस शीट बनाता है, मंथली बिल बनाता है आपकी सोसाइटी का, उससे जाकर के सवाल करना है हमारे जितने भी अनयूटिलाइज रिजर्व्स हैं उनका हमको फिगर दें। आप खुद देख सकते हैं, बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने अकाउंटेंट से पूछिए, वो सारे रिजर्व्स की लिस्ट लीजिए अकाउंटेंट से और उसके सामने बैंक में एफडी है कि नहीं वो चेक कीजिए। जो शॉर्टफॉल है, सेविंग में बैलेंस पड़ा है तो वहां से एफडी करके लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे, डिपॉजिट ऑफ अदर अनकंज्यूम, वो उसी में ही आ गया, मैंने क्लियर कर दिया, सिंकिंग फंड एंड एनी अदर अनकंज्यूम डिपॉजिट्स। पेमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड, यस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी मैनेजिंग कमेटी 5 साल के लिए बनाई जाती है, उसमें एवरी ईयर मैनेजिंग कमेटी को फेडरेशन से ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है, और उसका सर्टिफिकेट आता है आपको। तो आप जब भी अप्रोच करेंगे फेडरेशन को, फेडरेशन के बंदे आपके या तो जनरल बॉडी में या आपके मैनेजिंग कमेटी के सामने आएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे किस तरीके से आपने सोसाइटी चलानी है, एक बेसिक ट्रेनिंग रहती है वो, और उसकी फीस जो है वो बायलॉज के हिसाब से जो भी चार्ज आपके नंबर ऑफ मेंबर्स जितने हैं वो स्लैब के हिसाब से चार्ज की जाती है। इट स्टार्ट फ्रॉम 2000 प्लस जीएसटी 2360 एंड सो ऑन, और उस हिसाब से आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है कि दिस मैनेजिंग कमेटी इज ट्रेन्ड मैनेजिंग कमेटी, और वो सर्टिफिकेट आपको सोसाइटी ऑफिस में डिस्प्ले करना मैंडेटरी है। ठीक है? अगर आपने एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं ली है तो बाय डिफॉल्ट वो मैनेजिंग कमेटी डिस्क्वालीफाई मानी जाती है। उसके बाद अगर आपके वैगनआर 1337 किसका है? अब चाबी दे दीजिए, कर देंगे। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग लेना जरूरी है, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट सोसाइटी ऑफिस में डिस्प्ले करना जरूरी है। अगर आपने ये नहीं किया है और कोई भी सोसाइटी का मेंबर, क्योंकि नॉर्मली मैनेजिंग कमेटी और मेंबर्स के बीच में काफी डिस्प्यूटेड रहते हैं, ये हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि सब जगह पे ये प्रॉब्लम रहती है, कमेटी मेंबर के पीछे लगी रहती है और मेंबर्स कमेटी के पीछे लगे रहते हैं, ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं कहां कमेटी का मिस्टेक है। ठीक है, तो ये झगड़े चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। तो किसी भी मेंबर ने अगर कंप्लेन कर दी कि मैनेजिंग कमेटी ट्रेंड नहीं है, तो इमीडिएट रजिस्ट्रार को पावर है कि वो कमेटी को डिस्क्वालीफाई कर देगा। सो दिस इज मैंडेटरी। ऐसा नहीं कि आपको अपने सीखने के लिए लेनी है, सीखने के लिए तो लेनी ही लेनी है, बट दिस इज कंपल्सरी मैंडेटरी एज पर लॉ ऑल्सो। तो अगर ये फाइनेंशियल ईयर में आपकी मैनेजिंग कमेटी ने ट्रेनिंग नहीं ली है, आपके पास 23-24 का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप फेडरेशन को अप्रोच कीजिए। फेडरेशन आपकी सोसाइटी में आके मैनेजिंग कमेटी को ट्रेनिंग देंगे और सर्टिफिकेट देंगे। ये पैसा जो आपने देना है, ये सोसाइटी ने अपनी जेब से नहीं देना है, ये आप जब मेंबर्स को बिलिंग करते हो तो 10 रुपीज पर मेंबर पर मंथ आपने कलेक्ट करना है। ये भी आप चेक कर लीजिए, आपका जो अकाउंटेंट बिल बना के बेचता है उसके अंदर अगर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड का 10 रुपया नहीं ले रहा है आपसे, तो वो बिल गलत है। ठीक है, हर एक सोसाइटी के मेंटेनेंस बिल के अंदर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड 10 रुपया पर मेंबर पर मंथ लगना चाहिए। क्वार्टरली बिल बनता है तो 30 रुपया एक साथ वो एक बिल में लगना चाहिए। क्लियर? तो वो पैसा जो जमा होता है वही पैसा आपने फेडरेशन को ट्रेनिंग में देके स्लैब वाइज और ट्रेनिंग लेके सर्टिफिकेट लेके डिस्प्ले करना है। हर एक पॉइंट के बाद अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हो, तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर।
चेक फाइलिंग एंड प्रोसेस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न कोऑपरेटिव लॉ के हिसाब से उसका कुछ लेना देना नहीं है, बट एज पर आवर इनकम टैक्स एक्ट 1961 it is mandatory to file income tax return by each and every cooperative society. Society is a assessee in the eye of income tax. Okay? अगर आप assessee हैं, आपके पास पैन नंबर मैंडेटरी है, क्योंकि पैन नंबर नहीं होगा, पैन कार्ड नहीं होगा तो आप बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकती। आप सोसाइटी में रजिस्टर्ड हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ऐसा हमने कई बार देखा है कि मैनेजिंग कमेटी या सब आपस में जब बात करते हैं या मुझे भी पूछते हैं, सर इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना, हमारी इनकम ही नहीं है, या हमने अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया उसमें लॉस आ रहा है तो हम क्यों फाइल करेंगे। ठीक है, तो ये सब गलत धारणाएं हैं, गलत विचार हैं। आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, जो भी हो, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न में, आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं कभी भी। पूरा क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, कैसे फाइल करना है, क्योंकि कई लोग ना जानबूझकर नहीं फाइल करते हैं। रीजन यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी का ITR 5 जाता है और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उनको बाद में नोटिस आना ही है। बिकॉज प्रोफेशनल जो आपके टैक्स कंसल्टेंट है उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से कोऑपरेटिव रिटर्न फाइल करना है। हम अपना इंडिविजुअल या बिजनेस का रिटर्न जो फाइल करते हैं उसका तरीका अलग है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का ITR का रिटर्न का फाइल करने का तरीका अलग है, जिसकी जानकारी जो कोऑपरेटिव सेक्शन में काम करता है, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी होगा, उसको रहती है। यस सर, ITR 5 for cooperative society, ITR 5 which is most complicated form in all ITR 1 to 7। टोटल 7 फॉर्म होते हैं ITR के, है ना, उसमें ITR 5 ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल है। सो बी श्योर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। नहीं किया है तो आज भी आप 31 मार्च के पहले, ड्यू डेट तो कंप्लीट हो गई है, ब्लेटेड रिटर्न में जाकर के उसमें थोड़ा पेनल्टी आएगा। अगर आपका टैक्स एप्लीकेबल नहीं है तो 1000 का वो फाइल कर दीजिए। ठीक है, इज इट क्लियर इनकम टैक्स रिटर्न का? रिन्यूअल ऑफ मैच्योर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, एफडीज में डाला है, म्यूचुअल फंड में डाला है, शेयर्स में डाले हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाले हैं, ये सब जगह पे सोसाइटी का इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाउड है। ठीक है, बहुत लोग ये समझते हैं कि खाली एफडी ही करना है हमें। आप रेजोल्यूशन पास करके म्यूचुअल फंड, शेयर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स में, गोल्ड में, सब जगह सोसाइटी इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट। ओके, तो जो भी आपने एफडीज की है, ऐसे भी केस हमने कई बार देखे हैं, एफडी मैच्योर्ड हो गई, ट्रेजरर साहब को पता ही नहीं, है ना, दिसंबर में एफडी मैच्योर्ड हो गई, 5 साल के लिए पहले की थी, 5 साल पहले, दिसंबर 23 में जाके मैच्योर्ड हो गई, आज तक वो पता ही नहीं, उनको याद ही नहीं है, और बैंक से भी कोई इंफॉर्मेशन आती नहीं है, रिमाइंडर आता नहीं है, और वो मार्च भी निकल जाता है, तो एफडी ऐसी ही पड़ी रहती है। उससे क्या होता है, आपका इंटरेस्ट लॉस होता है ना, इंटरेस्ट लॉस हुआ, ऑटो रिन्यूअल नहीं हुआ, नेक्स्ट फंड में वो यूटिलाइज नहीं हुई एफडी, तो ये एक सोसाइटी के लिए फाइनेंशियल लॉस है, मॉनेटरी लॉस है, तो इसको नहीं होने दे। अगर ऐसा होता है तो दिस इज लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप खुद नहीं ध्यान रख सकते हैं, आपके मैनेजर को ड्यूटी दीजिए, कैलेंडर पे मार्क करिए, जो भी आपका मैच्योरिटी किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट का है, नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, मैं तो बोलूंगा आप हर एक सोसाइटी में मैच्योरिटी कैलेंडर रखिए, आपका इंश्योरेंस कभी ड्यू हो रहा है, आपके ऑडिट का क्या पोजीशन है, आपके बाकी कंप्लाइंसेस का क्या पोजीशन है। जब साल में अप्रैल शुरू होता है तो कैलेंडर में सब जगह जाकर लिख लीजिए कि कौन सी ड्यू डेट कब आ रही है, एंड चेक एवरी टाइम ड्यू डेट आपने मेंटेन की है कि नहीं, ऑल एफडीज ड्यू डेट एंड एवरीथिंग। वी जो है हम लोग अपने ऑफिस में ऐसे करते हैं, शिल्पा राइट, ठीक है, हम लोग अपने ऑफिस में ऐसे करते हैं।
जो क्लाइंट सोसाइटीज हैं उसका सबका हम लोग कैलेंडर बना के रखते हैं, और हम सोसाइटीज को मेल से या व्हाट्सएप मैसेज से कई बार रिमाइंड कराते हैं कि आपकी ये ड्यू डेट आ रही है। ओके, बजट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अभी देखिए, एनुअल जनरल बॉडी के अंदर कंपल्सरी पॉइंट होना चाहिए कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको बजट, एक्सपेंस ऑफ द बजट जो है वो रेजोल्यूशन पास करना है, अप्रूव करना है। दिस इज मैंडेटरी टू बी पॉइंट ऑफ एजीएम। लेकिन हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी अपने एजीएम के एजेंडा में ये पॉइंट नहीं लेती है। ठीक है, आपने बजट बनाना है एवरी ईयर। आपका 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका सितंबर में आपका एजीएम हुआ होगा। उस एजीएम में आपका ट्रेजरर का काम है कि नेक्स्ट 24-25 का एक एस्टिमेट बजट बनाए, उसको अप्रूव कराए एजीएम में, और नेक्स्ट अप्रैल 24 से आपका जो बिलिंग है उस बजट के अकॉर्डिंगली रिवाइज करे। ठीक है, यदि आपने जनरल बॉडी में सितंबर में आपका बजट अप्रूव है तो अभी ये आप उसका बिल का फॉर्मेट बना लीजिए उस बजट के अकॉर्डिंग कि कैसे बिल आपके फ्लैक्चुएट होंगे, बढ़ेंगे या कम होंगे, कौन से हेड पे किस तरीके से जाना है, और उसके अकॉर्डिंगली अप्रैल के बिल की तैयारी कीजिए। और अगर यदि आपने सितंबर में एजीएम में बजट अप्रूव नहीं किया है तो इमीडिएट एक स्पेशल जनरल बॉडी बुला करके आप अभी अपना बजट अप्रूव करा दीजिए। 1 महीना है, मार्च के पहले स्पेशल जीबी में 7 दिन का टाइम है। ठीक है, तो 7 दिन के अंदर स्पेशल जनरल बॉडी बुला के बजट अप्रूव कराइए, और उस बजट के अकॉर्डिंगली आपका अप्रैल से बिलिंग चेंज हो जाएगा। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर इसमें आपको कोई हेल्प की जरूरत है, बजट कैसे बनानी है, बजट में क्या इंक्लूड करना है, बजट में क्या इंक्लूड नहीं करना है ना, कौन से मेंटेनेंस के हेड्स होते हैं, जैसे आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरी है, हाउसकीपिंग है, सिक्योरिटी है, तो कौन कौन से हेड्स के अंदर हम कलेक्शन कर सकते हैं, वो आप कभी भी मुझे फोन कीजिए, मेरे ऑफिस आ सकते हैं, मैं आपके अकाउंटेंट के साथ आइए या आप खुद आइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, किस तरीके से बजट एंड बिलिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। हाँ, ऑडिटर अपॉइंटमेंट भी लास्ट मीटिंग में भी मैंने कहा था कि सिर्फ एनुअल जनरल बॉडी को ही पावर है ऑडिटर अपॉइंटमेंट करने की। उसके अलावा मैनेजिंग कमेटी, स्पेशल जनरल बॉडी, किसी को पावर नहीं है। आपकी जो एजीएम होती है सितंबर में, एजीएम में ही स्पेसिफिकली ऑडिटर का पैनल नंबर और अपॉइंटमेंट एंड कंसेंट ऑफ द ऑडिटर होना चाहिए। ठीक है, और ये ऑडिटर अपॉइंटमेंट करने के बाद उसका एक ऑडिट ई ऑर्डर हमको जनरेट करना पड़ता है ऑनलाइन जाकर के आपका ऑडिटर अपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन एंड कंसेंट ऑफ द ऑडिटर कि वो भी तैयार है करने के लिए। ये दोनों चीज आप अपलोड करेंगे कोऑपरेटिव साइट में, और वहां से फिर आपको ई ऑर्डर जनरेट होके आता है। तो ये सारा काम करना जरूरी है। अगर आपने नहीं किया है, आपसे मिस हो गया अभी तक, तो आप अब तो ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा है, सिर्फ जनरल बॉडी में ही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है, नॉट फुल प्रूफ सॉल्यूशन बट रिकमेंडेड है। आप स्पेशल जनरल बॉडी बुलाइए, ऑडिटर अपॉइंट कीजिए एंड गो टू योर रजिस्ट्रार ऑफिस, उसको रीजन बताइए कि क्यों नहीं अपॉइंट हुआ है, एंड रिक्वेस्ट हिम टू अपॉइंट दिस ऑडिटर, और उससे राइटिंग में लीजिए कि नेक्स्ट ईयर ये बंदा आपका ऑडिट करने वाला है। ठीक है, और रजिस्ट्रार, हाँ जी, नो सर, family is okay, but their panel number should be different. For appointment of the auditor, आपने 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि auditor should be listed in panel of auditor for that particular year, and he should not audit for a same society more than 3 years, maximum to 3 years. हाँ, that is okay, that is okay. In professional family doesn't matter.
इन प्रोफेशनलिज्म फैमिली डजंट मैटर, ठीक है। हस्बैंड वाइफ भी होंगे, 3 साल हस्बैंड ने किया, 3 साल वाइफ ने किया, फिर वापस 3 साल हस्बैंड आ गया, फिर 3 साल वाइफ आ गई, दैट इज ओके, बट दोनों पैनल में होने चाहिए। तो ये जो मैंने आपको अगर ऑडिटर अपॉइंटमेंट नहीं किया है और उसका अल्टरनेट जो मैंने बताया रजिस्ट्रार से लिखाने के लिए, ये शायद रजिस्ट्रार कभी आपको नहीं भी लिख के देंगे, ठीक है। बट ये दिस इज द ओनली लास्ट वे, आपको ट्राई करना है, रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करना है, उसको रीजन समझाने हैं, ठीक है। और फिर भी नहीं होता है, रजिस्ट्रार अगर नहीं मानता है, नॉर्मली मान जाते हैं, रजिस्ट्रार नहीं मानेगा तो डीडीआर में जाइए, वो कई बार मान जाते हैं, या आपके ऑडिटर को बोलिए जिसको आप अपॉइंट करना चाहते हैं, वो जाकर के उनको प्रोसेस पता होता है, वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर वहां से लेके आएंगे आपकी सोसाइटी के लिए। अदरवाइज क्या होता है कि आपका मार्च निकल गया, अप्रैल मई में रजिस्ट्रार के पास सारा डेटा रहता है ऑनलाइन कि कौन सी सोसाइटी ने ऑडिटर अपॉइंटमेंट किया है और कौन सी सोसाइटी ने नहीं किया है। तो वो क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी ऑडिटर आपके बिहाफ पे अपॉइंट करके आपको लेटर भेज देंगे कि हमने आपकी सोसाइटी के लिए ये ऑडिटर अपॉइंट कर दिए, ठीक है। वो अगर आपका रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में ये फाइनेंशियल ईयर का ऑडिटर ब्लैंक है, या आपने अपॉइंट किया भी है जनरल बॉडी में और इन्फॉर्म नहीं किया है रजिस्ट्रार को, तो उसके रिकॉर्ड में तो ब्लैंक है, उसको तो सपना नहीं आएगा कि आपने जनरल बॉडी में क्या किया। जनरल बॉडी में अपॉइंट करने के बाद रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है, वहां से एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ता है कि हमने ऑडिटर अपॉइंट किया ये वाला। अगर वो काम भी नहीं किया तो इन द आई ऑफ रजिस्ट्रार इट इज अज्यूम्ड दैट यू हैव नॉट अपॉइंटेड एनी ऑडिटर एंड ही विल सेंड यू अपॉइंटमेंट ऑफ एनी रैंडमली ऑडिटर, ठीक है। तो ये कंप्लाइंसेस आपके पास 1 महीना है, आपने नहीं किया है तो करके लीजिए। नेक्स्ट पढ़िए। रिगार्डिंग द जीएसटी कंप्लाइंसेस, सारी सोसाइटी जीएसटी में नहीं आती हैं, जीएसटी की कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। इफ योर टोटल टर्नओवर इज मोर देन 20 lakhs, सोसाइटीज टोटल टर्नओवर इज मोर देन 20 lakhs, देन रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इज मैंडेटरी। ध्यान से सुनना, ठीक है। दिस इज 2 थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। फर्स्ट थ्रेशोल्ड लिमिट, चेक if your total turnover is more than 20 lakhs, registration is GST is mandatory. And second threshold limit, if per member per month billing is less than 7,500, then it is no need to charge GST to that particular flat owner. ठीक है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारी सोसाइटी में 50 फ्लैट है, सबका बिल 7,500 से नीचे है, ठीक है, तो हम जीएसटी नहीं लेंगे। दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। अगर आपका टोटल टर्नओवर अगर 5-5 हजार भी है 50 फ्लैट का और टोटल टर्नओवर 20 लाख जाता है तो रजिस्ट्रेशन तो करना है, लेकिन मेंबर को जीएसटी चार्ज नहीं करना है, बिकॉज ऑल द मेंबर्स कलेक्शन इज लेस देन 7,500, ठीक है। वैसा वर्षा अगर मेंबर्स का बिल समझो 10,000 रुपया महीना है, मोर देन 7,500, और छोटी सोसाइटी है 10 मेंबर की, और आपका टोटल टर्नओवर 12 लाख ही जा रहा है, मेंबर को 10,000 पर मंथ चार्ज करने के बाद भी टोटल टर्नओवर 10-12 लाख ही जा रहा है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है? नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट थ्रेशोल्ड लिमिट इज 20 लाख, ऑलवेज चेक फर्स्ट थ्रेशोल्ड लिमिट फर्स्ट। 20 लाख के ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, फॉरगेट अबाउट द मेंबर्स बिलिंग। 20 लाख के नीचे है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, फॉरगेट अबाउट द मेंबर्स बिलिंग, ठीक है। अगर 20 लाख के ऊपर गया तो ही मेंबर्स का बिल चेक करना है, और 7.5 के ऊपर है तो वो मेंबर को लगाना है। आपके 50 मेंबर की सोसाइटी है, 5 मेंबर का 7,500 से ऊपर जा रहा है, 45 मेंबर का नहीं जा रहा है, तो जीएसटी आप सिर्फ 5 ही मेंबर को लगाओगे, बाकी 45 को नहीं लगाओगे, ठीक है। जीएसटी के ऊपर भी हम डिटेल में एक और अलग से लेक्चर लेंगे, तो जीएसटी के ऊपर डिस्कस करना जाएंगे तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। अगर जो सोसाइटी जीएसटी में रजिस्टर है आज की तारीख में, आपने जो भी जीएसटी कंसल्टेंट अपॉइंट किया होगा या आप खुद जीएसटी का काम कर रहे हैं सोसाइटी का, तो एक बार चेक कर लीजिए आपके सारे जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B टाइमली फाइल्ड हो चुके हैं कि नहीं। नहीं तो कुछ पेनल्टी भर के उसको मार्च तक अपडेट करवाइएगा, ताकि वो आपके ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉब्लम ना दे। ऑडिट रिपोर्ट तो चलो
है ही है जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ जीएसटी वहां से भी आपको लेटर आ सकते हैं, नोटिस आ सकते हैं, फाइन लग सकते हैं, पेनल्टी लग सकता है, आपका जीएसटी डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है। ठीक है, नंबर कैंसिल भी कर सकते हो, फिर वो कैंसिलेशन को रिवोक करने का लंबा प्रोसीजर, फिर उसके लिए अलग पैसा खर्चा करो, तो वो सिचुएशन नहीं आए। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, जीएसटी के सारे कंप्लायंसेस, सारे रिटर्न चेक कीजिए, जीएसटी पोर्टल में लॉगिन कीजिए। वहां पे अभी जीएसटी का नॉर्मली सिर्फ ऑनलाइन नोटिस जनरेट होता है, फिजिकल कॉपी बाय पोस्ट बहुत कम आती है। ठीक है, तो आप जीएसटी पोर्टल में लॉगिन कीजिए, वहां पर नोटिस सेक्शन है, चेक कीजिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट कोई नोटिस तो नहीं जनरेट हुआ है, कोई कंप्लायंसेस पेंडिंग तो नहीं है। पीरियडिकली आप 1 महीने में 2 महीने में चेक कीजिए, अगर कुछ ऐसा है तो मार्च के पहले वो नोटिस को क्लियर करवा के लीजिए। बाय एनी वे पेमेंट के लिए कुछ बता रहा है तो पेमेंट कीजिए, और आपके हिसाब से पेमेंट नहीं करना है, आपके पास जस्टिफिकेशन है, तो जीएसटी ऑफिसर को जस्टिफाई करके वो नोटिस नल एंड वॉइड कीजिए। ओके, तो ये कंप्लायंसेस जरूरी है। हाँ, लॉ सेज मिनट्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी मीटिंग्स, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग एंड स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, और प्लस इसमें लिखा नहीं होगा एनी सब कमिटी मीटिंग। ये 4 तरीके की मीटिंग्स होती है सोसाइटी में। मैनेजिंग कमिटी मीटिंग विच इज कंपल्सरी वंस इन द मंथ, 12 मीटिंग्स इन अ ईयर। अब इसमें देखिए एक कंफ्यूजन और होती है। वंस इन अ मंथ वर्ड क्या है कि समझो आपने किसी एक महीने में 3 मीटिंग ले ली, कोई फटाफट टॉपिक बड़ा रिपेयर चालू है सोसाइटी का, तो 1 महीने में मैनेजिंग कमेटी को 3 बार मिलना पड़ गया, फिर आप आगे 2 महीने मिलोगे ही नहीं, तो ऐसा करके साल में 12 हो जाती है? नो। ठीक है, वंस इन अ मंथ इज कंपल्सरी, हर एक महीने का 1 करके 12 होना चाहिए, फिर किसी महीने 2 हुआ तो 13 होने दो, 14 होने दो, 15 होने दो। मगर इस तरीके से वो सेटअप नहीं होगा कि 1 महीने 2 किया, फिर 1 महीने नहीं किया, फिर 1 महीने 2 किया, फिर तो आपका वो कंप्लायंसेस में 6 ही गिना जाएगा। आपने सिर्फ 6 महीने में मिले हो, बाकी 6 महीने नहीं मिले। क्लियर? व्हाट? इट इज रिमार्क इन दी ऑडिट रिपोर्ट, योर ऑडिट रिपोर्ट विल बी नेगेटिव। ठीक है, नहीं, ये कंप्लायंसेस के लिए कोई पेनल्टी नहीं है। ठीक है, बट दिस इज इन द लॉ, आप जितना कंप्लायंसेस करोगे उतना आपका सोसाइटी का ग्रेड बढ़ेगा। वन सेकंड, हाँ, मैं ऑनलाइन मीटिंग के लिए, ऑनलाइन का जो है ना, वो कोविड के टाइम पे सर्कुलर आया था, वो सर्कुलर आज भी इंटेक्ट है कि आप वर्चुअल मीटिंग कर सकते हो, लेकिन वो वर्चुअल मीटिंग नहीं कर सकते, कंपल्सरी आपको फिजिकल मीटिंग करना है, ऐसा कोई सर्कुलर उसके बाद आया नहीं है। रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? नहीं, मिनिमम कोरम का रूल अलग है। कोरम फॉर मैनेजिंग कमिटी, जनरल बॉडी, स्पेशल जनरल बॉडी, दैट इज डिफरेंट। कोरम सबके लिए अलग अलग है। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ, कोरम इज डिफरेंट फॉर ऑल दी काइंड ऑफ मीटिंग्स। तो हम बता रहे थे, हमने शुरू किया पहला मैनेजिंग कमिटी मीटिंग से, कंप्लायंसेस के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कंप्लायंसेस में आप अभी मार्च के द्वार पे खड़े हो, देखिए कि आपकी 12 हुई है कि नहीं। ठीक है, नहीं हुई है तो एटलीस्ट आप रिकॉर्ड कीजिए एक मैनेजिंग कमेटी मीटिंग बुला करके कि हमारी ये पिछले साल में सिर्फ 8 ही हुई है, और उसको उसमें रीजन मेंशन कीजिए, जस्ट टू सेटिस्फाइड द ऑडिटर। ठीक है, उसमें आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, एंड देन अगेन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। कई बार ये क्या होता है, मीटिंग हो जाती है, अब मिल गए, मीटिंग हो गई, लेकिन उसके मिनट रजिस्टर में कुछ भी नहीं लिखा है, ब्लैंक पड़ा है, तो इट मींस दैट मीटिंग इज नॉट कंडक्टेड। मीटिंग होने के बावजूद भी वो काउंट नहीं होगा। ऑडिटर तो राइटिंग में देखेगा प्रूफ, मिनट्स लिखी है कि नहीं, तो वो मिनट्स अगर नहीं लिखी है और आपने मीटिंग की है तो आप मिनट्स लिखिए, सारे 12 मिनट्स प्रॉपर लिखिए कि नहीं, और वो मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव्ड हुई है कि नहीं मिनट्स। मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग नेक्स्ट मिनट्स जो है वो नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव होना जरूरी है। तो ये सब बातें चेक कर लीजिए रिगार्ड्स टू द मैनेजिंग कमेटी मीटिंग्स। एंड देन एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग,
हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, नहीं हुई है तो आज करके लीजिए। हालांकि डेट उसका एक्सटेंशन कभी नहीं मिलता है, एजीएम का एक्सटेंशन कभी भी नहीं मिलता है, सितंबर के पहले है तो है। इवन रजिस्ट्रार हैज नो पावर टू गिव यू एक्सटेंशन फॉर द एजीएम, बट स्टिल किसी वजह से अगर आपका एजीएम रह गया है, आप रजिस्ट्रार का परमिशन लीजिए, उसको पावर नहीं है परमिशन देने का, बट स्टिल ही कैन कंसीडर, वो आपको बोलेगा मीटिंग करिए एंड उसके जो भी रेजोल्यूशन पास होंगे, एनीवन फ्रॉम योर सोसाइटी कैन टेक ऑब्जेक्शन ऑन दैट रेजोल्यूशन बिकॉज इट इज कंडक्टेड बियॉन्ड द टाइम लिमिट, ठीक है। या तो फिर दूसरा अल्टरनेट होता है, आपका मीटिंग जो है वो रजिस्ट्रार से रिप्रेजेंटेटिव आके कंडक्ट कराएगा, सोसाइटी को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर बन के टेक ओवर करेगा और वो एजीएम करेगा। एंड इफ यू हैव नॉट डन द एजीएम, सेक्शन 75, द कमिटी इज डीम्ड टू बी डिस्क्वालीफाई, ओके। एंड डिस्क्वालीफाई के कंसिक्वेंसेस तो मैं बता चुका हूं। कितने समय में होता है? रजिस्ट्रार ऑफिस में जैसे कंप्लेन गया कि आपने एजीएम नहीं की है या और कोई कंप्लायंसेस नहीं किया है, जो भी सेक्शन में आता है, और या तो रजिस्ट्रार को किसी और सोर्स से पता चला, अपने सोर्स से भी पता चला, तो वो आपको इमीडिएट डिस्क्वालीफाई कर सकता है। Their audit report was not ready. हाँ, ठीक है, एजीएम में ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस करना, अप्रूव करना होता है। अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट रेडी नहीं है, देन ऑल्सो इट इज रिकमेंडेड टू कंडक्ट एजीएम एंड राइट इन द रेजोल्यूशन, राइट इन द मिनट्स, द ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट फाइनलाइज्ड एंड विल बी डिस्कस्ड एंड पास लेटर ऑन, एंड इमीडिएट इन्फॉर्म टू रजिस्ट्रार ऑफिस ऑल्सो व्हाई योर ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट कंप्लीटेड। And audit report, because of audit report is not there, you cannot hold your general body. no, but audit report has to be signed, stamped by the auditor. Auditor as well as committee member, the office Before bearers. 31st July, isn't it? Yes, before 31st July. Otherwise, it is. I mean, it won't be counted as audit Correct, report. correct. It is breach of that. So that is, there will be again a disqualification clause Yes, will apply. yes, yes. वीक से एक मैसेज आ रहा है, एसीएम ने मुझे एक स्पेशल अपॉइंट किया। Yes, yes. Our honorable chief minister मिस्टर शिंदे जो है, वो अभी काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं कोऑपरेटिव के लिए। उन्होंने पिछले करीबन 30 से 45 दिन के अंदर काफी मीटिंग की है कोऑपरेटिव से। अभी आपको याद होगा लास्ट वीक सहकार भारती का भी मीटिंग था फाइन आर्ट्स में, तो वहां भी उनके रिप्रेजेंटेटिव जो मंत्रालय से आए थे, ठीक है। तो वो काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं और हाउसिंग सेक्शन को, खास करके कोऑपरेटिव हाउसिंग सेक्शंस को जो प्रॉब्लम है वो केयरफुली देख रहे हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन दे इंस्ट्रक्ट एंड दे हैव वॉच टू दी डिपार्टमेंट्स, रजिस्ट्रार ऑफिस, डीडीआरस एंड कमिश्नर लेवल तक भी उनका वॉच है, शिंदे जी का भी, ठीक है। तो वो सब ये देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली ऐसा मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि नया लॉ जल्दी आने वाला है। अमेंडमेंट एक बड़ा अमेंडमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सेक्शन में आएगा। एक अमेंडमेंट 2019 में आया था, द बिग अमेंडमेंट फॉर हाउसिंग सोसाइटीज। पहले क्या था, कोऑपरेटिव सेक्टर एक ही होता था, चाहे वो कमर्शियल है, शुगर इंडस्ट्री, कैन इंडस्ट्री है, कपड़े का है, ये जो है बैंकिंग का कोऑपरेटिव सेक्शन है, सबके लिए एक ही लॉ होता था, ठीक है। 2019 में हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक अलग से अमेंडमेंट हुआ है। तो हाउसिंग सोसाइटी के लिए, क्योंकि देखिए जो है ना, वो बिजनेस करने वाले, धंधा करने वाले जो कोऑपरेटिव सेक्शंस हैं और हाउसिंग जो हॉनरली सब काम करते हैं, दोनों चीजें अलग हैं। तो हमारे विचार से भी वो दोनों के लिए सेम लॉ रखना सही बात नहीं है। तो आज भी तारीख में भी 90% लॉ है हाउसिंग का। 2019 में अमेंडमेंट आने के बाद भी 90% लॉ फॉर that other cooperative sectors and housing sector is same. Still we professional as a professional not satisfied with this law, ठीक है। तो ये चीज अभी हमारे मिनिस्ट्री को भी रियलाइज हुई है इतने सालों के बाद, और ऐसा लगता है कि हाउसिंग सेक्शन के लिए कोई बड़ा अमेंडमेंट आएगा।
ठीक है, ये हमने डिस्कस किया मैनेजिंग कमेटी मीटिंग, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग एंड से आप कुछ बोलो 3 consecutive, वो भी लिखा है इसमें, ठीक है। हाँ, इफ एमसी मेंबर इज remain absent for 3 consecutive managing committee meeting without any prior intimation and a valid reason, he can be disqualified by the chairman. Any? Number of SGM? No. 0 SGM can also allow. If there is no special point for discussion, there should be no special general body meeting. Special general body meeting is for discuss the special point, which is you miss in the general body. No restriction on number of SGM. Restrictions is only 12 MC, 1 in each month and 1 AGM. These 2 are the restrictions as far as number of meeting is concerned. SGM, there is no restriction, and subcommittee members, subcommittee meetings, there is no restriction. So secretary has power to give him notice of disqualification. Secretary के बिना सर आप तो committee is by default disqualified. जी, we discuss here law. ठीक है, हाँ, रजिस्ट्रार नहीं सुन रहा है, आपने लेटर लिखे हैं, सब किए, जो भी आपका सोसाइटी होगा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, केस टू केस। आप ऑफिस में आइए हमारे, हम उसको स्टडी करेंगे, और अगर वाकई ही आपकी कमिटी जो है कंप्लायंसेस नहीं कर रही है, तो वी कैन अप्रोच टू द रजिस्ट्रार ऑन बिहाफ ऑफ यू। ठीक है, वी डिस्कस लॉ। अब वो पूरा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो इंडिया में सबको मालूम है, मुंबई में सबको मालूम है कि क्यों नहीं पूरा होता है। ठीक है, बट हम सिर्फ जो डिस्कस करेंगे वो लॉ क्या है वो आपको बता रहे हैं। यस सर। सर एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेंबर क्वेश्चन पूछे कम से कम अपनी सोसाइटी का नाम बता दे, नहीं तो टावर ऑफ बेबल बन जाएगा। हाँ ठीक है, मैं पर्सनलाइज नहीं जानना चाहता, बट मेरा नाम कुलदीप सिंह, सोसाइटी नित्यानंद, आप तो अच्छी तरह मुझे जानते हो। ठीक है। Hello. There was somebody asking here if the registrar doesn't do. Yes, I agree with it. All of us have enough of experience, okay? But that is why, because of the non-working or non-due performance of the registrar, deputy registrar or DDR or division joint registrar or including commissioner, I am very sorry to say that. But that is why our Honorable Chief Minister, Eknath Shinde ji, has taken up this matter. He is the first person to have taken up this matter, listen to public. He has taken up the matter. He has started a special cell. And FSCC, of course, another group was responsible for that. We had a big morcha at the Azad Maidan. The Chief Minister has taken cognizance of that. He has made a special cell, which is the Chief Minister's special cell for housing, and there a person called Mr. Hemant Khandekar has been appointed as the coordinator and chairman, and along with him there is one Madam Rajeshwari, she is the Maharashtra coordinator also, and they have their office at Sena Bhavan, that is Bala Bhavan, that is opposite to Mantralaya, Bala Saheb Bhavan, which is they call Sena Bhavan. It is there, their office is there, and another office is there in Thane, which is near the Talau, that is at Anand Dige's Anand Ashram, they have an ashram. And I can, of course, with his permission, share that number of Mr. Hemant Khandekar. I will give you his number and name. You can contact him directly. He is a very nice gentleman, down to earth. In case you yeah, we are going to do it. I have already spoken. Yeah, yes. Yeah. We have already discussed that matter, and I will give you their numbers. You can talk to him.
And in case when you are calling him up, he doesn't respond to your number or take up the call, he will call you back. That is one character. And after they have come in, we have found a lot of difference because they go to the grassroots level, they go to the deputy registrar's office, they go to the DDR office and the divisional joint registrar office. Okay? So there is definitely going, but don't think everything will happen in a day. Okay? Yeah. And as Gurmeet Singh ji said, we are going to call him here again now because we want all of you to understand how we have to go. Sometimes what is happening, I'll tell you. We have some problem with BMC and we are going and telling the deputy registrar. Deputy registrar's problem, we go and tell the BMC, or we go to the police. Automatically they say go here, go there and all that. So we do not want that go here, ping pong ball business we don't want hereafter because everybody is very tired. Okay, so that is why our forums like this have come up to help you all. We are all there to help you and guide you properly. See, main thing is guidance, main thing is awareness. So if you are guided properly, you will go. Thank you, sir. Thank you, Mohsin Saina ji. She is secretary of our federation and said very nicely, very honestly, कि ये जो FACC ग्रुप बना है, मिस्टर शिंदे जी ने बनाया, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, वो इसी वजह से बना है ग्रुप कि कोई भी कंप्लेन अगर डिपार्टमेंट नहीं सुनता है, तो they will take initiative and help to the respective the complainant. सर कांड से अगर उनके पास जस्टिफिकेशन है कि उन्होंने किया है, सारे मेंबर्स का साइन है, सब कुछ है, इफ यू प्रूव इट इज फैब्रिकेटेड देन यू कैन टेक एक्शन. इफ यू कैन नॉट प्रूव यू कैन नॉट डू एनीथिंग. I am from Fairlawn. We in our last year we had only 10 meetings out of 12. In that the lowest attendance was of the secretary himself. He was there only for 6 meetings. He did not even come for the AGM. There were 3 SGMs, he only came for 1, where he did not speak. How do we address this problem where the secretary doesn't show any interest? If 3 meetings is absent, then the chairman can take action against him. He can always give a leave application and go, na? That is the chairman. Then you, along within the members, other members, say 11 members in your society, and majority members have passed the resolution, they have no that confidence or non-confidence on the secretary, you can replace him. Only can you pass a no confidence only against the secretary? Only against the secretary you can pass. Okay. Who is that power to elect the office bearer? Managing committee. All 11, 13, 9, whatever in your society, managing committee has power to elect, and managing committee similarly has power to re-elect also to them. No, managing committee doesn't want to throw him out. It's not that. Managing committee has passed the majority resolution, non-confidence on the secretary. They can remove him from the post and make a other secretary. Okay. They have power to do with the majority. अच्छा ठीक है, मैनेजिंग कमेटी हो गया, जनरल बॉडी हो गया, स्पेशल जनरल बॉडी हो गया, फिर एक आपका आता है सब कमिटी मीटिंग्स. कोई एक पर्टिकुलर मैटर के लिए आपने सब कमिटी बनाई है, तो वो सब कमिटी को भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अपनी मीटिंग करनी है, मीटिंग के मिनट्स बनाने हैं, और वो मिनट्स चेयरमैन को, जो मेन मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन है, उसको हैंडओवर करना है. एंड देन चेयरमैन इज डिस्कस the result of subcommittee in the managing committee. If required, he can take it in the general body also. Okay? तो ये सब प्रोसीजर मिनट्स का है. सब कमिटी जनरल बॉडी ही बना सकती है, मैनेजिंग कमिटी नहीं बना सकती. सब कमिटी मेंबर्स सिलेक्शन जनरल बॉडी का पावर है. ठीक है? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ऑडिट ये ऑर्डर का तो पहले मैंने बता दिया आपको, एंड सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी बता दिया है. ये पॉइंट ऑलरेडी हमारे ऑडिट में मैंने साथ में ही कवर कर दिया था. ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट इन ओ फॉर्म. आपका जो ऑडिट हुआ है उसका रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आपने बनाना है. ठीक है? मैनेजिंग कमेटी में भी डिस्कस किया तो बहुत हो गया, जनरल बॉडी की जरूरत नहीं है उसके. मैनेजिंग कमेटी में डिस्कस करके उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसको ओ फॉर्म में फिल करना है, और ऑडिटर्स का उसमें सैंक्शन लेकर के सेक्रेटरी का साइन करके रजिस्ट्रार को सबमिट करना है. ऑल दिस मैनेजिंग कमेटी इज नीड टू डू विथ इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट, सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है? और ओ फॉर्म के लिए मैं एक छोटा सा आपको इंसिडेंस बताता हूं.
नॉर्मली जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, ओ फॉर्म किसके ऊपर बनता है? ऑडिट एक्टिविटी, जो आपके रिमार्क्स आए हैं, जो ऑडिटर ने आपकी कमियां बताई हैं, उसका आपको रिप्लाई देना है। ठीक है, ऑडिटर बनाता है, बोलता है इंश्योरेंस नहीं किया बिल्डिंग का, आप लोग रिप्लाई में क्या लिखते हो? कर देंगे, नोटेड। और बोलता है आपका मैनेजिंग कमेटी मीटिंग नहीं हुआ प्रॉपर, बोले नोटेड। 90% नोटेड ही दिखता है हमारे ऑफिस में जितने भी वो फॉर्म है। ऐसा नहीं है, इट इज कंपल्सरी इन द लॉ कि जो भी आपको ऑडिट में रिमार्क्स आए हैं, ओ फॉर्म में आपको 3 महीने का टाइम क्यों दिया है? 3 महीने में उसको रिमार्क्स को रेक्टिफाई करो और रेक्टिफिकेशन का एक्नॉलेजमेंट ओ फॉर्म के साथ दो। जैसे इंश्योरेंस नहीं किया है, ऐसा नहीं बोलना कि नोटेड या कर देंगे, आपको 3 महीने के अंदर बिल्डिंग का इंश्योरेंस करना है और पॉलिसी नंबर ओ फॉर्म में डालना है कि हमने कर दिया। दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, नोट वो वाला अभी नहीं चलता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन ले लेगा तो दैट ओ फॉर्म इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो ओ फॉर्म खाली पेपर लिख के देना नहीं है, उसको प्रॉपर इन टर्म ऑफ रेक्टिफिकेशन प्रॉपर रेक्टिफाई करना है, कंपल्सरी करना है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिपरेशन एंड अपडेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स। आपके पास जितने भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर आपको पता होंगे, आपका आई रजिस्टर है, जे रजिस्टर है, शेयर रजिस्टर है, नॉमिनेशन रजिस्टर है, प्रॉपर्टी रजिस्टर है, लोन एंड मॉर्गेज रजिस्टर है, जो टेनेंट पे गए लीव फ्लैक्स का रजिस्टर है। ये सारे रजिस्टर जो हैं वो बनाने तो जब सोसाइटी रजिस्टर हुई है तब बन जाते हैं। ठीक है, बट उसका पीरियडिकली एवरी ईयर ऑन रियल टाइम बेसिस अपडेशन इज मैंडेटरी, उसको अपडेट करते रहना है। नॉर्मली हमने देखा है जब नई सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है तो शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए प्रोफेशनल हायर कर देते हैं या बिल्डर ही इश्यू कर देते हैं, और वो उस टाइम पे आईजे सब बना के देते हैं, और बाद में सोसाइटी उसको कबर्ड में डाला है और 20 साल से वो कबर्ड में पड़ा है। मेंबर्स ट्रांसफर होते हैं, एफडीज नहीं होती है, एफडीज मैच्योर होती है, एफडी रजिस्टर में लिखा नहीं जाता है। ठीक है, टेनेंट आया, किसी ने लोन लिया, एनओसी लिया, मॉर्गेज किया, उसमें अपडेट नहीं हुआ है, सोसाइटी ने प्रॉपर्टीज परचेज की है और जो असेट्स परचेज किए हैं वो उसमें अपडेट नहीं हुए हैं, मेंबर्स के ट्रांसफर हुए हैं, आईजे शेयर्स रजिस्टर में एंडोर्स नहीं हुए, खाली शेयर सर्टिफिकेट के पीछे लिख के मेंबर को दे दिया, हाँ भैया नया मेंबर तू आ गया, बट वो आईजे में अपडेट होना जरूरी है। आप मार्च के पहले चेक कर लीजिए, अगर आपके रजिस्टर अपडेट नहीं है तो अपडेट करके लीजिए। यस, हाँ, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रजिस्टर भी बनाना है, लॉ तो से सिंगिंग फंड रजिस्टर भी बनाना है। ठीक है, बट नाउअडेज ऑल दिस रजिस्टर आर ऑनलाइन इज ऑल्सो देयर, आप ऑनलाइन भी मेंटेन कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, Madam says, when the new society register, what is the procedure for issue of share certificate? See, बिल्डिंग बनी, मैं बड़ी शॉर्टकट में बताता हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई, थोड़ा टाइम तो ऐसा देखा जाता है कि बिल्डर ही रन करता है, उसके बाद वो हैंडओवर करता है। हैंडओवर के टाइम पे जो प्रमोटर है जिसने सोसाइटी रजिस्टर्ड किया है, वो बिल्डर भी हो सकता है या बिल्डर का कोई बंदा भी होता है, तो वो प्रमोटर जो है एक टेम्परेरी 1 साल के लिए मैनेजिंग कमेटी बनाता है। ठीक है, तो 1 ईयर टेन्योर के लिए आपकी एक मैनेजिंग कमेटी बनती है जिसको पूरा पावर है जो 5 साल वाली कमेटी को होता है, सेम पावर सारे उसको मिलते हैं। ठीक है, तो जो टेम्परेरी 1 साल की कमेटी बनती है वो जिस दिन बनी उसके 90 डेज के अंदर उसको शेयर सर्टिफिकेट सारे मेंबर्स को इश्यू करने हैं और सारे रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, और वो कैसे इश्यू करने हैं, इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में बिल्डर्स का डेवलपमेंट इतना लेट होता है। आज जिसका ओसी मिला है, आज जिसका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होके
कमिटी फर्स्ट टाइम बना है, उसमें किसी किसी मेंबर का रजिस्ट्रेशन 2017 में किया था, तब से बिल्डिंग आज जाके बनी है, किसका 2022 में किया था, किसका 2024 में जाके हुआ है। शेयर सर्टिफिकेट में इन सारे इंसिडेंट्स में फ्रंट साइड में किसका नाम आएगा, बैक साइड में किसका नाम आएगा। कोई 2017 में खरीदा था, इन्वेस्टर था, 2020 में उसने दूसरे को बेच दिया, 2023 में जाके वो दूसरे ने तीसरे को बेच दिया, प्रॉपर सेल डीड बना के। तो ऐसे इंसिडेंट में शेयर सर्टिफिकेट में कौन सा नाम कहां जाएगा, आगे पीछे, फर्स्ट ट्रांसफर, सेकंड ट्रांसफर, क्या उसका ब्रेक इवन डेट्स है, कैसे होता है, ये सब आपको आपका कंसल्टेंट बताएगा, या हमने कभी इसके ऊपर लेक्चर लिया तो डिटेल में बताएंगे। प्रमोटर का कुछ लेना देना नहीं, प्रमोटर ने एक बार प्रोविजनल कमेटी बना दी ना 1 ईयर की, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, ठीक है, प्रमोटर से उसके बाद कुछ लेना देना नहीं। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। चेक द टर्म ऑफ प्रेजेंट एमसी मेंबर। जैसे पता है कि आपकी जो प्रेजेंट मैनेजिंग कमेटी चल रही है उसका 5 साल का टेन्योर रहता था। 5 अगर वो इस ड्यूरिंग द ईयर 23-24 में वो 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको अपना मैनेजिंग कमेटी का री इलेक्शन इज मैंडेटरी, वो करवाना चाहिए था। अगर आपसे रह गया किसी वजह से तो मार्च से पहले करवा के लीजिए। इसका सिंपली मैं सब कुछ शॉर्टकट में ही बता रहा हूं, इतने सारे 40 पॉइंट है। आपको सिंपली फॉर्म नंबर E1, E2, E3 आता है, जिसको इलेक्शन 1, इलेक्शन 2, इलेक्शन 3, 3 फॉर्म हमारे लॉ में एप्लीकेबल है। ये 3 फॉर्म आपने फिल करने हैं। आपने इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना है जो पैनल में है, उसको ये 3 फॉर्म देने हैं एंड द रेस्ट प्रोसीजर लीव टू हिम। वो आपका करीबन 45 से 60 दिन का प्रोसीजर रहता है, वो आपका री इलेक्शन करवा के देगा, ठीक है। इलेक्शन के टाइम पे, सिलेक्शन के टाइम पे उसका प्रेजेंस इज मैंडेटरी, बाकी वो नहीं रहेगा चलेगा। हाँ, इलेक्शन एंड सिलेक्शन जो भी केस आपके यहां हो रहा है उस टाइम पे उसका वहां प्रेजेंस जरूरी है। बिना उसके प्रेजेंस के अगर उसका वोटिंग में जीत के भी आया है तो वो डिस्क्वालीफाई है, उसको कमिटी में नहीं लिया जाएगा, उस दिन उसका प्रेजेंस जरूरी है। नेक्स्ट, हाँ, लिस्ट ऑफ ट्रांसफर्स अकर ड्यूरिंग द ईयर। वही आईजे में जैसे मैंने आपको बताया था, पूरे साल में जितने भी आपके ट्रांसफर्स हुए हैं, चाहे वो सेल डीड से हुए, गिफ्ट डीड से हुए हैं, या हायरशिप से किसी की डेथ हो गई है, उसके फैमिली मेंबर को फ्लैट गया है, कैसे गया है, वो सारे आपके शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर होने चाहिए और वो सारे शेयर रजिस्टर, आई रजिस्टर, जे रजिस्टर में अपडेट होने चाहिए। वो एक बार आप चेक करवा लीजिए, नहीं है तो उसमें एंट्री एंडोस जरूर कीजिए। इंश्योरेंस का भी है, ऑलमोस्ट इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। अगर आपके बिल्डिंग की इंश्योरेंस ऑलरेडी खत्म हो गई है, मैच्योर हो गई है, तो उसको रिन्यू कीजिए, कंपलसरी है। नहीं करोगे तो ऑडिट रिमार्क आएगा, ऑडिट नेगेटिव होगा। अप टू 500 शी सेज कि प्रॉपर्टी टैक्स इज एग्जम्प्टेड in our Maharashtra state up to 500 square feet flats, housing for housing societies. That is on the carpet area. ठीक है? So if it is still lying on you, you can approach to your BMC commissioner and discuss the matter with him. Then it is applicable. Up to 500 is exempt. If it is 520, then on full 520 area tax is applicable. ठीक है, 490 अप टू 500 exempted. What is area written in your BMC plan, your floor plan? What is the area mentioned is there? The property tax is depend on that, not on society bill, not on your society registers. In your floor plan में, हाँ, it is from the carpet area. If build up is 520, the carpet might be 490, then it is exempted. Okay, तो consider the nowadays
all are considered the rear area. Area is again different from the carpet area. Nowadays it comes a rear area, but as far as buildings is concerned of the property tax, now they consider as carpet area for old building and rear area for new building. What if the two small flats are Two different units exempted. but they are combined? But flat number is two different. In floor plan it is two flat. Anytime member can make a wall and sell one flat. So it is two flats, two different 500 each. Okay. If it is registered as a duplex flat, then it is considered as a single area. If it is registered in floor plan as a duplex, then one area, even if it is duplex for 2 flats or 4 flats, 2 plus 2, then it is considered a 1 flat. Otherwise, if a member buy 2 flats, it is considered as a 2. Okay. Next point. Payment of outstanding dues. Check. आप बिल इशू कर रहे हैं, सबको पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है देखना. ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपने क्या एक्शन लिया एज पर सेक्शन 154(b)(29). ठीक है, तो आपने वो प्रॉपर एक्शन लेना होना चाहिए. खाली आउटस्टैंडिंग है, आप मेंबर को जो है सेक्रेटरी बैठ के फोन कर रहा है, यार दे दे प्लीज, दे दे, ये दे दे, सोसाइटी का खर्चा है, ये इतने से काम नहीं चलता है. ऑफिशियली लेटर जाना चाहिए, उसका रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, और जरूरत समझे तो सेक्शन 154(b)(29) के तहत उसके ऊपर आप फाइल भी कर सकते हो रजिस्ट्रार ऑफिस में. हाँ, उसका प्रोसीजर है 154. जो पहला सेक्शन 101 होता था ना, उसमें तो सबको पता है 101 क्या है, वो डिसकंटिन्यू हो गया, उसकी जगह ये नया सेक्शन आया है 154(b)(29). तो उसके तहत आपको एक्शन लेना जरूरी है. अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, मेंबर का बिल आउटस्टैंडिंग है, ऑडिटर कैन पुट अ रिमार्क ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर टू टेक अ प्रॉपर एक्शन. Penalty is not allowed. Only society can take interest, which is maximum at 21% simple interest per annum. Maximum up to 21%. The minimum you can take 0 also, as per the general body resolution. No, you can waive off if there is only arithmetical mistake in the bill. सपोज आपको बिल कैलकुलेशन करते टाइम पे अकाउंटेंट से कोई गलती हो गई और इंटरेस्ट ज्यादा लग गया, कभी सिंपल नहीं लगा, कभी कंपाउंड लग गया, कभी गलती से कैलकुलेशन गलत हो गया, वो आप वेव कर सकते हो. इफ द इंटरेस्ट इज करेक्ट एज पर द रिजोल्यूशन, आपने जो भी रेट पास किया 18, 21, 12 जो भी करेक्ट है, then managing committee and the general body, there has no power to give. No, simply deny the request. फास्ट करा क्यों? नो ये नेक्स्ट पॉइंट सर. हाँ, पूरे साल में आप अपने अकाउंटेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स राइटिंग के लिए भेजते हो, उसमें से कोई एंट्री नहीं समझ में आता, वो सस्पेंस में डालते रहता है. ठीक है, या अनक्लेम्स में डालते रहता है. तो आप अपने अकाउंटेंट को पूछ लो कि मिस्टर प्रभु आए, वेलकम मिस्टर प्रभु जी एंड सीरियस प्रभु जी इस साल. एंट्रीज रखी है, चेक बिफोर 31 मार्च. अपने अकाउंटेंट को पूछ लो, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी सस्पेंस या अनक्लियर या अनडिपॉजिट अकाउंट है, उसको फाइंड आउट कीजिए, वो पेमेंट किसको दिया था या वो पेमेंट कहां से आया है, और उसको प्रॉपर अकाउंटेंट को ठीक करके लीजिए, वरना अकाउंट्स फाइनलाइजेशन के टाइम पे वो आपके अननेसेसरली डिले होगा. ठीक है, नेक्स्ट. Bank reconciliation statement, simply it is duty of the treasurer and your accountant or the manager of the society to do the bank reconciliation periodically. Okay, if check is deposited but not clear, if it is issued, why not deposited by your vendors, all this you have to need to check. कि all check deposited and issued to be clear in the bank, all interest to be recorded in books of records, all dishonored checks to be accountant
and action taken on that is to be properly. Next. Before year end, check all the vouchers is prepared, supported, sanctioned by at least 2 office bearers. All the supporting should be attached with the vouchers, so आपको ऑडिट में तकलीफ नहीं आनी चाहिए. ऑडिटर को आपका वाचर फाइल, उसका ऑथेंटिकेशन, उसके सपोर्टिंग सारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखी है उससे मैच मिलना चाहिए सीरियल नंबर वाइज. अदरवाइज अननेसेसरली आपको ऑडिट डिले होगा, ऑडिट ऑब्जेक्शन आएगा और फिर आपका ऑडिट रिमार्क डाउन होगा. Structural audit, check if the structural audit is applicable to your society. Please do it. If 30 years old society, every 3 years, if 15 years old, every 5 years structural audit to be done, and take the action on structural audit report, discuss the structural audit report in your general body and take a proper action on that. Otherwise, again, audit में आपको remark में आ जाएगा. Periodically, you update list of flats sublet given on the rent, and accordingly you maintain your register also and charge the non-occupancy charges also to sublet flats. A maximum 10% of common service charges, yes. As soon as your year end completed in the first week, second week of the April, ask your bank to give your balance certificate, your interest certificate, accrued interest certificate also to proper recorded in your balance sheet. Understood, no? Understood, no? Actually, at the end of each day, you should check in your petty cash register, your cash balance should be less than 5,000 as per bylaws number 144. Okay? At least you check as on 31st March, क्योंकि 31st मार्च का बैलेंस जो है वो आपका ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, और जिस दिन आपका ऑडिट हो रहा है जून जुलाई में जाके, उस दिन का भी पेटी कैश का बैलेंस ट्राई टू बी मेंटेन लेस देन 5,000, बट रिकमेंडेड कि ऑल 365 डेज unnecessarily don't keep cash with the manager or treasurer of the society. Maximum limit as per 144 is 5,000. Try to be maintain that. Before, as on 31st March, prepare the list of your outstanding expenses, the expenses which is already occurred, किसी वजह से बिल आया है या पे नहीं हुआ है या काम हो गया और बिल आना बाकी है. ठीक है, इसी तरीके से साइमल्टेनियसली मैं ले लेता हूं प्रीपेड का भी, जो आपने अगले साल के खर्चे ये साल किए हैं, ऐसे सारे लिस्ट बना लो. दोस एक्सपेंसेस विच आर नॉट अकाउंटेड इन करंट फाइनेंशियल ईयर बिलोंग्स टू द करंट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, तो वो सारे लिस्ट बना लो, अपने अकाउंटेंट को दे दो, वो आउटस्टैंडिंग के प्रोविजंस कर देगा, प्रीपेड की एंट्री कर देगा, ताकि आपके पास डेटा अवेलेबल है. आप अपने अकाउंटेंट को देंगे, फास्ट बैलेंस शीट होगा, फास्ट ट्रैक पे जाओगे और टाइमली ऑडिट कंप्लीट होगा. पेमेंट ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी ड्यूज, जो भी आपकी स्टैट्यूटरी ड्यूज है वो चेक कर लो सारा. जैसा इंश्योरेंस का पेमेंट हो गया है, एजुकेशन फंड का आपने प्रॉपर ले लिया है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल चला गया, प्रॉपर्टी टैक्स चला गया, वाटर बिल सब क्लियर है. जो भी बिल्स आपके पास अवेलेबल है, नॉन लाइबिलिटी है, try to be pay that liability or any vendor's payment which is undisputed, try to be clear before 31st March. It is obligatory, not the mandatory, बट जो बड़ी सोसाइटी होगा रिकमेंडेड है कि इंटरनल ऑडिट करवा लो. तो ये जो सारे पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं उसमें से कुछ भी अगर आपका डिफॉल्ट रह जाता है तो वो इंटरनल ऑडिटर की नजर में पहले ही आ जाएगा आपका स्टेटरी ऑडिट के पहले, और वही उसी लेवल पे रियल टाइम बेसिस पे वो रेक्टिफाई हो जाएगा. ठीक है, इंटरनल ऑडिट जरूरी नहीं है. अभी देखो कई सोसाइटी समझते हैं कि इंटरनल ऑडिट में हमारा खर्चा होगा. ठीक है, any member resident of the society can do internal audit honorarily. ठीक है, उसको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए. वो आपका बेसिक वॉचर्स एंड डे टू डे अफेयर्स का, पेटी कैश का जो भी है उसके ऊपर ट्रैक रखेगा और अपनी एक सिंपल सी रिपोर्ट सबमिट करता है. ठीक है, और अगर आपको कुछ ऐसा है तो आप प्रोफेशनल भी हायर कर सकते हो इंटरनल ऑडिट के लिए.
ऑल एएमसी रिन्यूअल्स चेक कर लेना है 31 मार्च के पहले। आपका लिफ्ट का, फायर एक्सटेंजर्स का, आपका बोरवेल का, आपके जिम के इक्विपमेंट्स हैं, स्विमिंग पूल अगर है बिल्डिंग में, तो ऐसे जितने भी एमिनिटीज हैं, एसीज का है, जितने भी एमिनिटीज है, सिक्योरिटी का है, हाउस कीपिंग का है, जिनको भी आपने एएमसी दिया हुआ है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, उसको अगर वो ड्यू हो गया है तो उसको एज इट इज कंटिन्यू मत रहने दो, उसको नया एएमसी पर कॉन्ट्रैक्ट बना के उसके हिसाब से चलने दो। मेक अ लिस्ट ऑफ स्टाफ टू प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द ऑडिटर एज ऑन 31 मार्च। क्या क्या स्टाफ आपके पास काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी क्या है। दिस लिस्ट हेल्प यू इन अवर नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो पीटीईसी एंड पीटीआरसी। अगर आपने पूरा मस्टर मेंटेन किया है कि कौन कौन से एम्प्लॉय आपने रखे हुए हैं, मैनेजर है या कोई इंडिविजुअल सिक्योरिटी रखा है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, इंडिविजुअल हाउसकीपिंग वाला रखा है, ठीक है, या कोई जिम कंट्रोल के लिए मैनेजर रखा है जो, तो इनकी लिस्ट बनाइए और प्रोफेशन टैक्स की भी कंप्लायंसेस उसमें कीजिए, पीटीईसी एंड पीटीआरसी। पीटीईसी सिंपली 750 रुपीज पर एनम पर सोसाइटी, वो आपको जून से पहले हर साल भरना ही है। हाँ, बहुत सोसाइटीज वाले बोलते हैं कि हमारा कोई बिजनेस थोड़ी है, हम क्यों प्रोफेशन टैक्स करें, बट इट इज मैंडेटरी। सोसाइटी इज असेसी इन द पीटीईसी प्रोफेशन टैक्स एक्ट, तो वो आपको जून से पहले हर साल 750 रुपया भरना है, सिर्फ चालान भरना है, उसको कोई रिटर्न वगैरह कुछ नहीं आता है, ठीक है। और एम्प्लॉइज का, इफ मेल एम्प्लॉय सैलरी अबाउट 7,500 पर मंथ एंड फीमेल इज अबाउट 22,000, दिस लिमिट इज चेंज। पहले 10,000 होता था, अब 2023 से ये लिमिट हो गया है 22,000। फीमेल एम्प्लॉय अगर 22,000 पर मंथ से ज्यादा पे कर रहे हो या मेल एम्प्लॉय 7,500 से ज्यादा, तो उसके स्लैब वाइज आपको प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट करना है, विच इज मैक्सिमम अप टू 2,500 पर एनम, 200 पर मंथ। इन द फरवरी मंथ इट इज 300, ठीक है। वो डिडक्ट करके पीरियडिकली उसका प्रोफेशन टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ये बोल दिया, आउटस्टैंडिंग के साथ में उन्होंने प्रीपेड का बोल दिया था। एक मिनट, नहीं, आप एम्प्लॉयज की सैलरी में से डिडक्ट कीजिए, प्रॉपर मस्टर बनाइए। एक की सैलरी अगर 10,000 रुपया तो 200 रुपया काट के 9,800 दो, उसको 200 रुपया गवर्नमेंट को भरो। हाँ, 7,500 तक एग्जम्प्टेड है मेल एम्प्लॉय को, उसके ऊपर 10,000 है, 15,000 है तो 14,800 दो, वो एग्जाम्पल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, चेक द टीडीएस कंप्लाइंसेस, ईयर एंड आने वाला है, आप अपने सारे एक्सपेंसेस जो भी आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बुक किए हैं, चेक के सारे एक्सपेंसेस पे अगर टीडीएस एप्लीकेबल है तो आपने प्रॉपर डिडक्ट किया है तो उसका चालान भरा है, चालान भरा है तो प्रॉपर उसका टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया है, और फॉर्म 16 आपने सारे आपके वेंडर्स को इश्यू किया है या नहीं, ये कंप्लायंसेस चेक कर लीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। नहीं काटा, इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ अभी भरो अपनी जेब से, हाँ, सोसाइटी की जेब से भरो, या कॉन्ट्रैक्टर को जो भी वेंडर होगा उसको रिक्वेस्ट करो रिटर्न करने के लिए और भरो, नहीं तो अपनी जेब से भरो। कंप्लायंसेस जरूरी है, नहीं तो वो आपको इनकम टैक्स में एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट ईयर शॉर्टफॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था सिंकिंग फंड एंड अनकंज्यूम रिजर्व्स का एफडी करना है, वैसे ही अगर लास्ट ईयर से कोई शॉर्टफॉल चल रहा है आपके अनकंज्यूम रिजर्व्स और जिसका आपने एफडी नहीं किया होगा, आपके पास अगर अभी बैलेंस है तो उन सबका एफडी कर लीजिए। और फिर भी आपके पास पैसा ही नहीं है, कभी कभी सोसाइटी में देखा है कि लाखों रुपए का रिजर्व्स का शॉर्टफॉल आता है, उसके सामने इन्वेस्टमेंट नहीं होती है और सोसाइटी के पास बैलेंस भी नहीं होता है करने के लिए। ऐसे टाइम पे आप जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन पास करके रीजन देके अपने फंड्स का रीएलोकेशन करवाइए, ठीक है, और ऑडिटर को वो रीएलोकेशन का रेजोल्यूशन दीजिए, अकाउंटेंट को उसका रेजोल्यूशन दीजिए और अपनी बैलेंस शीट फिल्टर करके लीजिए। हाँ, एज ऑन 31 मार्च जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसमें जो भी सरप्लस आता है इट इज मैंडेटरी 25% ऑफ द सरप्लस टू बी ट्रांसफर्ड टू द रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व फंड। वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स, आपका एफडी रजिस्टर जैसा पहले मैंने बताया था बनाना है, आपके फिजिकली जो एसेट्स हैं वो रजिस्टर से मैच करके लीजिए, कोई शॉर्ट एंट्री है तो उसमें कर दो। दैट इज
नॉमिनेशन 100% इज मैंडेटरी, ठीक है, जितने भी फ्लैट है सबका नॉमिनेशन होना चाहिए, नहीं है तो आपको पीरियडिकली वो फ्लैट को नोटिस भेजना है, रिमाइंडर भेजना है, इतना काम तो करना ही है, फिर भी वो नहीं करता है, नो गॉड्स टू हेल्प देम। वो हो गया ना, हो दैट इज डन। Check the membership with the federation is mandatory. Section 6 कौन सा प्रभु जी? Federation membership compulsory. Section 6. Balance number 6, ठीक है? Balance number 6. The membership in the federation is mandatory. जो भी सोसाइटी ने कोई फेडरेशन का मेंबरशिप अभी तक नहीं लिया है, फॉर्म्स आर अवेलेबल देयर, आप यहां से फॉर्म ले लीजिए। रेजोल्यूशन पे 1708 का चेक साथ में लगाना है, उसमें 1000 के आपको शेयर्स मिलेंगे, 500 रुपया और 100 रुपया आपका एनुअल 600 रुपया फीस है, और जिसके जीएसटी लगा के 708 रुपया बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर से आपको सिर्फ 600 रुपया प्लस जीएसटी देना है। फर्स्ट ईयर ओनली 1000 फॉर शेयर सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा, विच इज योर इन्वेस्टमेंट, आपके इन्वेस्टमेंट में 1000 रुपया शेयर का चला जाएगा। तो दैट मेंबरशिप इज एज पर बायलॉज नंबर 6 इज मैंडेटरी, नहीं लिया है तो आपको लेना है। फॉर्मेशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था, जो 4 मई 2023 का कमिश्नर का सर्कुलर था, आपने अपनी जनरल बॉडी में एडवाइजरी कमेटी बनानी है 5 मेंबर्स अदर देन मैनेजिंग कमेटी, ठीक है। 5 मेंबर्स कौन से होंगे उसमें? 1 मेंबर फ्रॉम सोसाइटी शेयर होल्डर अदर देन मैनेजिंग कमेटी मेंबर। एक मेंबर आपको चुनना है जो मैनेजिंग कमेटी में नहीं होना चाहिए बट शेयर होल्डर होना चाहिए, एंड ही विल बी द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी, और उसका सिलेक्शन जनरल बॉडी में होगा। एक मेंबर हो गया। 2 मेंबर्स फ्रॉम मैनेजिंग कमेटी, 2 मेंबर्स फ्रॉम मैनेजिंग कमेटी, कितने हो गए अभी तक? 3। 4th इज योर ऑडिटर, whoever is your present auditor, जैसे ऑडिटर चेंज होता है 3 साल के बाद, बाय डिफॉल्ट नया ऑडिटर जो है वो आपका एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हो जाता है। एंड 5th एंड फाइनल इज अवर फेडरेशन, जिसके आप मेंबर हैं, ठीक है, उनको आपको एडवाइजरी कमेटी में रखना है। तो ये 5 मेंबर के अगर आपने एडवाइजरी कमेटी नहीं बनाई है, जल्दी से बनाइए, और उसका रिजोल्यूशन का कॉपी आप ऑडिटर और फेडरेशन को भेज दीजिए। 25% of the surplus to the reserve fund for the future expense. सरप्लस जितना आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस होता है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से 75% you can use next year for the recurring expense, and 25% is compulsory to be kept as a reserve. हाँ, लास्ट में कुछ डेडलाइंस लिखी है, जैसे कि आपको आपके अकाउंट्स जो बैलेंस शीट फाइनल करके मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव करना है इस 15 मई। 15 मई के पहले आपके अकाउंटेंट को बोलिए बैलेंस शीट बना दे, एंड दिस अनऑडिटेड बैलेंस शीट टू बी अप्रूव्ड इन योर मैनेजिंग कमेटी मीटिंग। देन आपको 31 जुलाई के पहले उसको ऑडिट करवा के लेना है। 31 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर ऑडिट, कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, एंड 31 अगस्त तक उसको वो ऑडिट रिपोर्ट को रजिस्टर ऑफिस में आपको सबमिट करना है विद एक्नॉलेजमेंट, एंड बिफोर 30 सितंबर यू हैव टू कंटेक्ट योर जनरल बॉडी एंड सबमिशन ऑफ ओ फॉर्म रेक्टिफिकेशन 30 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ फ्रॉम द साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये सारा हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो सारी डेडलाइंस डेट जो है मैंने एक साथ नीचे लिख के दे दी है, एक साथ सो है, ऊपर जितने भी 40 पॉइंट डिस्कस किए उनकी डेडलाइन डेट्स एक साथ लिख दी है नीचे। So thank you very much. Any question? हाँ, वो डिस्कस किया था उन्हें। हाँ। भाड़े पे दिया हो विदाउट लीगल लाइसेंस एंड विदाउट इंटीमेशन टू सोसाइटी, है ना? यही आपका सवाल है ना? मैं आपका पहले सवाल बराबर समझाऊं कि 2 फ्लैट ऐसे हैं जो भाड़े पे ओनर ने दिए हुए हैं, लेकिन उसका रेंट एग्रीमेंट बनाया या नहीं बनाया, सोसाइटी में सबमिट नहीं किया है, यही बात है ना? हाँ, तो ऐसे टाइम पे अगर मैनेजिंग कमेटी को पता चलता है कि ऐसा कोई इंसिडेंस है,
तो मैनेजिंग कमेटी को रिमाइंडर देना है, पुलिस कंप्लेन करना है, रजिस्ट्रार को करें। पुलिस कंप्लेन इज मैंडेटरी। मेंबर नहीं मतलब लीव लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स क्या देगा? लीव लाइसेंस मेंबर वर्सेस टेनेंट होगा। अच्छा, वो सोसाइटी के मेंबर ही नहीं है, शेयर होल्डर नहीं बने हैं। वाई? डॉक्यूमेंट मतलब बिल्डर से जो सेल डीड बनाया था वो नहीं है उनके पास। अगर वो मेंबर नहीं बना है ना, तो दैट पर्सन हु इज स्टेइंग इज सेल्फ क्रिएटेड एज अ टेनेंट। If he is not member in the records of the society, not shareholder, उसने थर्ड पार्टी को दिया हो तो दूर की बात रहेगी। He himself created as a tenant and that flat should be share certificate issued in the name of builder immediately. हाँ, बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये स्पेशल केस है, ठीक है। हाँ, नहीं, दो मेंबर मैनेजिंग कमिटी इज मैंडेटरी। नहीं आना ही है ना, आना ही है। दिस इज कंप्लाइंसेस। नो, चाहते नहीं है मतलब दिस इज एज पर द सर्कुलर इश्यूड बाय द कमिश्नर। ऐसा, हाँ, इट इज सर्कुलर इश्यू बाय द कमिश्नर। एनीबडी कैन कंप्लेन ऑन दैट। सो माय टाइम इज ओवर। थैंक यू वेरी मच टू लिसन एंड टेक द क्वेश्चन फॉर दैट, ठीक है। आई हैंड ओवर टू द प्रभु सर, आगे के जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।